बात करेंगे अपने शहर की, बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र टोहाना की। जाखल के अंदर जो विकास कार्य है अभी हुए हैं और टोहाना में जो विकास कार्य हुए हैं आपको जानकारी होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार पिछले 9 साल से शासन में है, क्या ये उचित, क्या कार्य काफ़ी हैं दोनों क्षेत्रों के लिए जो सरकार द्वारा किए गए? दीपक जी, क्या विकास, आप विकास किसे कहते हैं? आज हमारे हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सबसे गिरा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो विकास कहाँ है? विकास कहाँ हुआ है दीपक जी? विकास के हम किसे कहते हैं? एक ऊंची बिल्डिंग बना देना, एक महल खड़ा कर देना, अच्छी सड़कें, ये विकास नहीं है। जब तक हमारा समाज का हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, हर किसी को सम्मान, स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वास्थ्य की सेवाएं मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तब जाकर हम विकास मान सकते हैं कि हमारे देश का विकास हुआ है, हमारे राज्य का विकास हुआ है। और किस तर्ज पर आप विकास कहना चाहेंगे? आज जनता त्राहिमाम कर चुके, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, हमारी खुद की तहसील, जैसा कि आप जान सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे कार्यालय हैं वहां पर उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको खुद पानी पीने के लिए वो बाहर से पानी मंगवा रहे हैं, जिसका उनको सालाना हजारों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। जब एक सरकार अपने नुमाइंदों को ही पानी नहीं प्राप्त पहुंचा सकती है तो जनता तक हम तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल आदित्य जी, आपने सवाल करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मैं पिछले 9 साल की बात नहीं करूंगा, मैं जब से, भले ही सरकार कांग्रेस की रही हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी की रही हो, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं। जाखल का क्षेत्र है, जो जाखल के गांव हैं, खंड जाखल के गांव हैं, वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अभी भी हम 20-30 साल गुजरने के बाद भी आज वो उच्च शिक्षा का जो जरूरी होती है वो हमें नहीं मिल पा रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए दीपक जी सबसे बड़ा कारण है टीचर, जिसे हम एक शिक्षक कह सकते हैं, जो एक समाज की भलाई के लिए, एक बच्चों के आगे बढ़ने के लिए काफी जरूरी होता है। आज हमारे स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि वहां पर पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर नहीं है। बिना शिक्षक जग सून, जिसे हम कहावत है कह सकते हैं कि बिन शिक्षक जग सून। जब हमारे पास शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ाई के लिए कहां से आएंगे? आप देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा में हर साल 26 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास नहीं की है। इसका कारण क्या है? क्या कभी हमने इनका संज्ञान लिया है? फिर हम कहते हैं कि नशा बढ़ गया या बच्चे चोरियां कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। जब बच्चों को एक शिक्षा ही नहीं मिली है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह नहीं मिली है, किसी ने दिशा नहीं दिखाई है, तो वो 18 लाख बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा? शिक्षा के लिए हमें खुद, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही कई समितियां जो हैं, जैसे श्याम सेवा दल कार्यरत हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो खुद अपने मंडी के सहयोग से, लगा लीजिए, अपना टाइम वक्त देकर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो कार्य करने की हमें नौबत क्यों आई? जो हमारी संस्थाएं हैं इनको ये कार्य करने की नौबत क्यों आई? क्या हमारी सरकार का एक, हम कह सकते हैं कि विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, क्या ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले? अगर अच्छे शिक्षित हमारे बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा और वो आगे भी बढ़ेंगे और नशों से भी दूर रहेंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य जी, एक बात और, मैं आम आदमी पार्टी का हमेशा यही कहना है कि हमारे देश के अंदर, या मैं कहूँगा कि प्रांत के अंदर धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धर्म को लेकर कैसी राजनीति चल रही है हमारे देश में या हमारे प्रदेश में? हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि धर्म को लेकर जो राजनीति चल रही है वो चरम पर है। ऐसा क्या होता है कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी धर्म का मुद्दा बढ़ जाता है। ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो जाता है दीपक जी हमें धर्म से, कि आपसे जो हमारा भाईचारा है हम उसको भूलकर हम धर्म जाति के नाम पर वोट करने लग जाते हैं। यही काम हमारे से आज से 70 साल पहले अंग्रेजों ने किया था, वही काम आज हमारी सरकार कर रही है, फूट डालो और राज करो। ऐसा कौन सा, आप बताइए ना। आज हम आपस में ही बटे हुए हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और धर्म का नाम पर इनको वोट करते रहेंगे तो हमारा विकास होना संभव ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सरकार कहती है कि हिंदू राष्ट्र लाओ या हिंदू लाओ। मैं कहना चाहूंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमारा एक स्लोगन है जो कब से चलता आ रहा है। आप या तो ये कहिए कि जाति के नाम पर जब हम वोट करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष या कोई जाति है जिसको आप कहिए कि 2014 में पेट्रोल 45 रुपए था, आज उस जाति को 45 रुपए पेट्रोल मिल रहा है और बाकी को 100 रुपए मिल रहा है। क्या ऐसी कोई जाति विशेष है जिसके लिए महंगाई बढ़ी है और बाकियों के लिए नहीं बढ़ी है? सब वर्ग के लिए एक जैसा है, महंगाई है, एक रेट पर तेल मिलता है, एक रेट पर गैस सिलेंडर मिलता है। तो ये हम धर्म के नाम पर बटे हुए क्यों हैं?
एक कहावत है कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। इसको मैं चेंज करना चाहूंगा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कंधों से बढ़कर छाती नहीं होती, इंसान से बढ़कर कोई जाति नहीं होती, इंसानियत से ऊंची जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, इंसान ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। इंसानियत, आज हमें इंसानियत की जरूरत है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें जाति की नहीं, जाति के आधार पर वोट मत कीजिए। अगर आपके पास कोई आता है और वो जाति के नाम पर वोट मांगता है तो उससे पूछिए ये बात कि ये बताओ, पहले जो आपने जाति के नाम पर वोट लिया है, ऐसी कौन सी आप हमारी जाति के नाम पर सड़क बनाओगे कि जिस पर सिर्फ हमारी जाति के लोग चल सकते हैं या और कोई आदमी उस पर नहीं चल सकता, या ऐसी कौन सी जाति के नाम पर हमें सुविधा मिलेगी जो किसी और जाति को नहीं मिलेगी। तब जाकर आप वोट कीजिएगा जाति के नाम पर। नहीं तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए इस बार वोट कीजिएगा और अपने भविष्य के लिए इस बार वोट कीजिएगा। आदित्य जी, एक और मेरा सवाल रहेगा आपकी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। आप हमेशा महंगाई को लेकर संघर्ष करते नजर आए हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो अपना घर बनाया उस पर जो खर्चा किया उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप। हर बार बात करते हैं महंगाई की, तो यहाँ महंगाई को क्यों नहीं देखा केजरीवाल जी ने। वो मैंने भी, दीपक जी, ये बात आई थी कि 30 करोड़ रुपए लगा दिए केजरीवाल जी ने। मैं कहना चाहूंगा, क्या केजरीवाल जी ने ये पैसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाए हैं? नहीं। जो ये 30 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं, जो जनता कह रही है 30 करोड़ रुपए जो लगे हैं, वो दिल्ली के सीएम हाउस के लिए लगे हैं। जो वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर के लिए लगे हैं। आज केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके लिए वो घर बनाया। आप ये नहीं कह सकते उनके लिए बना है, वो चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा उसके लिए घर बना है। अगर कल को जनता हमें नहीं चुनती है या हमारी सरकार नहीं आती है तो क्या हम उसमें फिर भी रहेंगे? नहीं। उसमें जो दिल्ली का नया सीएम होगा वो जाकर रहेगा। इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो हम तो ये भी कहेंगे जनता कि मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए 750 करोड़ रुपए की संसद बना दी। क्या वो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, वो एक देश की धरोहर है। देखिए आदित्य जी, मैं रोकना चाहूंगा, जनता का एक सवाल था कि क्या केजरीवाल ने ये मकान बनाने से पहले पब्लिक को ये बताया था कि ये सीएम हाउस बन रहा है या आने वाले सीएम का हाउस भी हो सकता है? दीपक जी, इसमें पब्लिक को बताने के बारे में आप क्या कहेंगे? जब एक केजरीवाल जी बना रहे हैं, आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन है आपका, आप उससे पूछिए कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, आपका हक है ये पूछने का कि जो हम सरकार है हमारी ये पैसा खर्च कर रही है तो वो कहां पर कर रही है, ये आपका हक जानने का हक है। मगर एक लांछन और आरोप लगाना और एक बात को समझना, उसमें बड़ा ही फर्क है। चलिए, मेरे दर्शकों का ये सवाल था कि सीएम हाउस पे जो पैसा लगाया वो केजरीवाल जी ने क्यों लगाया। तो जैसे आदित्य जी बता रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि केजरीवाल ने जो सीएम हाउस बनाया है, जैसा आदित्य जी ने कहा कि आने वाला भविष्य का कोई भी सीएम उस सीएम हाउस के अंदर रह सकता है। थैंक यू आदित्य जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।